नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं, इससे पहले 75 क्वेश्चन तक हमने जो 19th नंबर वीडियो था, DSSB वेलफेयर ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, प्रिजन ऑफिसर, असिस्टेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। बेसिकली ये जो PYQ है, ये है प्रोटेक्शन ऑफिसर का और राजस्थान PCS ने कराया था। तो इसका जो पहला पार्ट है यानी 75 क्वेश्चन का वो हो चुका है। 19th वीडियो है, वो आप देख सकते हो जाके प्लेलिस्ट में। उससे पहले और 2 वीडियो है जो प्रोटेक्शन ऑफिसर का ही था और 2018 का था। वो दोनों वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन ये जो नेट और JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं सोशल वर्क डोमेन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी सोशल वर्क से रिलेटेड पेपर होती हैं उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन चूंकि इन्होंने जो बनाया हुआ है बहुत ही अच्छे स्तर का बनाया हुआ है, तो आप लोग यहाँ से काफ़ी हेल्प ले सकते हो। इस क्वेश्चन को देख के अपना नोट्स जरूर बनाएं और काफ़ी मदद मिलेगा नोट्स बनाने के बाद रिवीजन में। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। 76 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर वाज इंट्रोड्यूस्ड एट फर्स्ट टाइम बाय द रिकमेंडेशन ऑफ भोरे कमेटी। तो भोरे कमेटी कब आया था? 1946 में आया था। और ये प्रिवेंटिव, प्रमोटिव और क्यूरेटिव हेल्थ सर्विसेज की एस्टेब्लिशमेंट पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के एस्टेब्लिशमेंट पे फोकस करता है। ठीक है, तो ये जो इनका रिकमेंडेशन था भोरे कमेटी का, वो उसी को लागू करने के बाद ही आप देख रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे, ग्रामीण स्तर पे PHC CHC हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का जो है एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। 1981 वाज डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉर द डिसेबल्ड पर्सन। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन के तौर पे 1981 को जाना जाता है। द सिस्टम अंडर विच अ वुमेन कैन marry more than one man and keep all of them with herself is known as। यानी एक महिला एक से अधिक पुरुषों के साथ जो विवाह करती है और उनके साथ रहती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं बहुपति विवाह, यानी इंग्लिश में पॉलीएंड्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुपतित्व जो इसमें लिखा हुआ है ये यही होगा। ठीक है, उसके बाद में द चेयरपर्सन ऑफ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी अंडर द JJ एक्ट यानी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट मस्ट हैव द फॉलोइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो डिग्री इन सोशल वर्क उसका होना चाहिए जो चेयरपर्सन बनेगा JJ एक्ट में वेलफेयर, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का। मिशन इंद्रधनुष स्कीम लॉन्च इन 2014 इज कंसर्न विद, तो फुल इम्यूनाइजेशन यानी पूर्ण टीकाकरण। फैमिली वेलफेयर एजेंसी डू नॉट हेल्प द फैमिलीज इन, तो इंश्योरेंस फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कराती है जो फैमिली वेलफेयर एजेंसीज होती है। बाकी इकोनॉमिक डिफिकल्टीज में हेल्प करती है, अनएम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने का हेल्प करती है, पुअर लिविंग कंडीशंस, इल हेल्थ, मैरिटल एंड फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सेवरल सच प्रॉब्लम्स में भी हेल्प करती है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द which policy are to meet the reproductive and child health needs to bring the total fertility rate to replacement levels by 2010 यानी 2010। तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। अब टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी हो गई है करंट में, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, यानी जो प्रजनन दर है वो 2025 तक कितना करना था, टारगेट क्या था, अभी फिलहाल कितना है? According to the provision of National Commission for Allied and Health Care Professional Act 2021, which of the following category is not recognized as health professional? तो ट्रेडिशनल क्वैक्स प्रोफेशनल जो नीम हकीम पेशेवर थे उनको इसमें एनकैप में नहीं रखा गया, यानी नेशनल कमीशन फॉर अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स में नहीं रखा गया है। बाकी न्यूट्रिशनल साइंस प्रोफेशनल्स को, ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोफेशनल्स को, मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट को, इवन साइकेट्रिक सोशल वर्कर को भी इसमें इस NCA HCP में रखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन कैन बी कंसिडर एज ए सोशल सिक्योरिटी मेजर? तो सोशल सिक्योरिटी मेजर क्या होगा? जो आपको पेंशन जितने भी मिलते हैं, चाहे वो विडो पेंशन हो, चाहे वो डिसेबिलिटी पेंशन हो, जितने भी तरीके के पेंशन है वो सोशल सिक्योरिटी मेजर्स में आएंगे। तो क्या है? पेंशन फॉर द विडोज, ओल्ड एज पेंशन और मैटरनिटी बेनिफिट। तो मैटरनिटी बेनिफिट के लिए जो जो मिलता है फाइनेंशियल असिस्टेंस वो इसी में आएगा। राइट टू सर्वाइवल, राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू पार्टिसिपेशन। तो इसका मिलान करना था। ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल जो फंडामेंटल राइट्स है उसकी बात करता है। तो 3, 4, 2, 1 यानी राइट टू सर्वाइवल का मतलब कवर्स द चाइल्ड्स राइट टू लाइफ
and the needs that are most basic to existence. Right to development ये हो जाएगा the rights to education, play and leisure, cultural activities, access to information and freedom of thought, conscience and religion. उसके बाद में right to protection, right to protection हो जाएगा requires that children be safeguarded against all forms of abuse, neglect and exploitation. Right to participation, it means कि empowers children to take an active role in their communities and nation. हिंदी वाले इधर से आप मैच करा सकते हो. उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोग्राम ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBBP was launched by Prime Minister on 22nd January 2015. It is a ट्राई मिनिस्टर एफर्ट्स, 3 मिनिस्ट्री का एफर्ट्स था. ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा था? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी WCD, उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और फिर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. अब इसको क्या बोल दिया गया? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है. तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए. और ये तीनों मिनिस्ट्री को क्यों कंबाइन किया गया? क्योंकि WCD का तो कोर एरिया ही है, ठीक है, महिला और बच्चों के लेके. उसके बाद में जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इसके थ्रू जो इम्यूनाइजेशन होता है, जो न्यूट्रिशन लेवल होता है, उसको देखा जाता है. और ह्यूमन रिसोर्स यानी एजुकेशन सेंटर में बच्चे जाते ही हैं पढ़ने, तो वहाँ पे उनको एक डेवलपमेंटल एजुकेशन देना, उनको स्किल बेस्ड एजुकेशन देना, और उनकी न्यूट्रिशन लेवल को चेक कर पाना स्कूल में ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब ईजी होता है. इसीलिए तीनों को इसमें रखा गया. HDI स्टैंड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मेजर कंपोनेंट. इससे पहले भी वीडियो में बता चुका हूं मैं. तो क्या होगा? लॉन्गिविटी यानी एज एक्सपेक्टेंसी, नॉलेज यानी एजुकेशन एंड इनकम, ये तीनों है. सुगम्य भारत अभियान, which a nationwide campaign is related with which field of development? तो डेवलपमेंट ऑफ PWD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब जो दिव्यांग लोग हैं उनके विकास के लिए, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और एडॉप्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए सुगम्य भारत योजना लॉन्च किया गया. तो PWD यहाँ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट नहीं होगा, पर्सन विद डिसेबिलिटी होगा. व्हाट इज कल्चरल लैग? कल्चरल लैग मतलब अ सिचुएशन इन विच सम पार्ट ऑफ the cultural change at a faster rate than other related parts resulting disruption. यानी जो आपकी संस्कृति है उसमें कोई एक ऐसा पार्ट जो बहुत तेजी से बदल रहा है बाकी और चीजों में बदलाव से, और वो जो बहुत तेजी से बदल रहा है वो और बाकी चीजों में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है, व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, तो उसी को हम कल्चरल लैग बोलते हैं. कल्चरल लैग किसकी थ्योरी है? ऑकबर्न की. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट सोशल प्रॉब्लम? तो सोशल प्रॉब्लम के बारे में क्या असत्य है, सामाजिक समस्या के बारे में क्या असत्य है, उसको बताना है. तो अ प्रॉब्लम इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज सोशल प्रॉब्लम, तो हमेशा हर प्रॉब्लम सोशल प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, ये असत्य है. उसके बाद में इन इंडिया द एज ऑफ द जुवेनाइल डेलिक्वेंट इज सेट एट, तो 16 बॉयज का और 18 गर्ल्स का इसको जुवेनाइल माना गया है. अभी जब निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, उसके बाद जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें 16 इयर्स फॉर बॉयज किया गया है. कैसे कंडीशन में? जब वो हीनियस क्राइम करेगा, ठीक है, तो वहां पे उसको एक एडल्ट के तरीके तौर पे माना जाएगा. अगर 16 से ज्यादा होगा, 16 से नीचे होगा तब उसको चाइल्ड माना जाएगा. बट अगर 17-18 साल का है और उसने हीनियस क्राइम किया है, तो उसको एडल्ट के तौर पे ही जो ट्रायल होगा वो जुडिशियल ट्रायल उसको उसी तरीके से माना जाएगा. विच अमंग द फॉलोइंग लेजिस्लेशन इज रिलेटेड टू ड्रग एब्यूज इन इंडिया? तो NDPS एक्ट 1985 जो कि ड्रग्स से संबंधित चीजों को मेजर करता है, और उसको जो है जितनी भी सजा है, जितने भी उस पे आरोप सिद्ध होते हैं, उसी के तहत देखा जाता है. नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द, तो विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी? तो इसमें देखेंगे एक्सेसिबिलिटी टू रिसोर्स यानी संसाधनों तक पहुंच, ये गरीबी का आयाम नहीं है. लैक ऑफ लाइवलीहुड स्ट्रेटजीज, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फ्रस्ट्रेशंस, इनएबिलिटी टू डेवलप एंड मेंटेन सोशल रिलेशंस, ये जो है डायमेंशंस है जो कि पॉवर्टी को मेजर कर सकते हो. व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम? तो सोशल प्रॉब्लम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं है? इन्होंने बोला है सोशल प्रॉब्लम्स आर नॉट इंटर रिलेटेड. ऐसा नहीं है, सोशल प्रॉब्लम इंटर रिलेटेड होते हैं. तो सोशल प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय मेनी फैक्टर्स.
कई फैक्टर्स, कई कारकों की वजह से हो सकता है। सोशल प्रॉब्लम्स अफेक्ट एवरी इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि सोशल प्रॉब्लम जो हो वो अधिकतर लोगों को अफेक्ट करे। सोशल प्रॉब्लम अफेक्ट डिफरेंट इंडिविजुअल्स डिफरेंटली, और हर एक व्यक्ति को अलग अलग तरीके से वो अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइटली डिस्क्राइब द अंडरलाइंग फिलोसफी ऑफ जुवेनाइल कोड। तो जुवेनाइल कोड का जो एक दर्शन है वो क्या है? प्रोटेक्टिव रादर देन पिनिटिव, मतलब सुरक्षा, दंडात्मक के बजाय सुरक्षात्मक, यानी उनको प्रोटेक्ट करना है, ना कि उन्हें दंड देना ही प्राइमरी फोकस रहता है जो जुवेनाइल कोर्ट होता है, क्योंकि वो बिलो 18 है, बच्चे हैं, उनको ये कैपेसिटी, उनको इतना पता नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, तो इसीलिए उनके साथ जो भाव होता है वो सुरक्षात्मक का होता है। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन इज करेक्टराइज्ड बाय, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? लैक ऑफ कॉपरेशन, डिमिनिश फेथ इन कॉमन वैल्यूज, डिस्टर्बेंस इन यूनिटी, लैक ऑफ डिसिप्लिन, यानी सहयोग की कमी, सामान्य मूल्यों में घटता विश्वास, एकता में खलल, अनुशासन की कमी। तो ये अगर चारों चीजें किसी बच्चे में देखी जाती हैं, है ना, तो वो उसको हम बोलते हैं सोशली डेविएटेड पर्सनालिटी या एंटी सोशल पर्सनालिटी, और इसी को सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है। गोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिहेबिलिटेशन ऑफ ड्रग एडिक्टेड पर्सन आर एज, तो रिहेबिलिटेशन का क्या मतलब होता है, यानी पुनर्वास का क्या मतलब होता है किसी भी ड्रग यूजर के लिए? ठीक है, तो टोटल एब्सटिनेंस, यानी एब्सटिनेंस का मतलब कि वो अब पीना बंद कर दे, या कोई ड्रग्स ले रहा है तो ड्रग्स लेना बंद कर दे। इम्प्रूविंग ओन्स फिजिकल कंडीशन, आपको पता है कि नशे की वजह से भूख नहीं लगती है और खाना बंद कर देता है, सिर्फ उसको नशा चाहिए होता है, या बहुत ही बायोलॉजिकल फंक्शनिंग में डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसमें सुधार लाना। रिज्यूमिंग ओन्स एजुकेशन, जॉब एंड सोशल रोल, जो वो पढ़ाई कर रहा था तो दोबारा पढ़ाई करने लग जाए, जॉब कर रहा था तो जॉब पे वापस लौट जाए, या उसके जो सामाजिक जो जिम्मेदारियां हैं, रोल है, जो एक बाप है तो बाप का रोल जो होता है वो, एक बेटे का रोल जो होता है वो, तो वो अपनी रोल वापस जो है स्टार्ट कर दे निभाना। री एंटरिंग द फैमिली, और वापस से परिवार की जो जिम्मेदारियां उसको निभाने लग जाए, तो इसी को रिहेबिलिटेशन कहते हैं, यानी पुनर्वास कहते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेट अप द फॉलोइंग डिपार्टमेंट एज एंटी करप्शन मेजर्स, तो एंटी करप्शन मेजर्स के लिए कौन सा यूज होता है? ये सारे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव विजिलेंस डिवीजन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड डोमेस्टिक विजिलेंस यूनिट्स, ये सारे जो है एंटी करप्शन मेजर्स के लिए एजेंसी बनाई गई हैं। विच अमंग द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट अ हर्डल टू गो द काउंसलर, आई नीड प्रोफेशनल हेल्प टू कम और फ्रॉम स्ट्रेस, यानी कौन सा वाक्य परामर्श के लिए पास में जाने में बाधा नहीं है? जब ये आप सोच लेते हैं कि मुझे तनाव से बाहर आने के लिए किसी प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है, पेशेवर की जरूरत है, तो फिर आपके मन में स्टिग्मा नहीं होगा और आप डायरेक्टली किसी प्रोफेशनल काउंसलर के पास, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाओगे और हेल्प के लिए जाओगे। Who among the following propounded the theory of transactional analysis, तो ट्रांजैक्शन एनालिसिस क्या है? एरिक बर्न का थ्योरी है। Who developed द प्रैक्टिस ऑफ फ्री एसोसिएशन इन साइकोलॉजी, तो फ्री एसोसिएशन साइकोलॉजी किसका है? सिगमंड फ्राइड का है। फ्री एसोसिएशन में क्या होता है कि जो काउंसलर होता है या जो साइकोथेरेपिस्ट होता है वो अपने क्लाइंट को फ्रीली अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए टाइम देता है, उसको सुनता है। ड्रीम एनालिसिस एज ए टूल टू अंडरस्टैंड थॉट्स बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ थॉट, तो ये क्या है? साइकोडायनामिक स्कूल ऑफ थॉट का पार्ट है ड्रीम एनालिसिस, और ड्रीम एनालिसिस किसका है? सिगमंड फ्राइड का है। Which one of the following theories emphasized on understanding human behavior, तो ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए, मानव व्यवहार को समझने के लिए कौन से सिद्धांत में दिया गया है? तो सोशल लर्निंग थ्योरी। चेकिंग टू सी हाउ हेल्प इज डूइंग आफ्टर काउंसलिंग रिलेशनशिप टर्मिनेटेड इज नोन एज, ये फॉलो अप होता है, यानी जब आप उसके साथ, कोई भी क्लाइंट के साथ उसकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए उसको टास्क देते हैं, उसको लगातार 2 3 4 सेशन लेने के लिए बुलाते हैं, तो उसी को फॉलो अप बोलते हैं कि नेक्स्ट सेशन में जब वो आता है तो आप चेक करते हो कितना सुधार है, उसी को फॉलो अप बोलते हैं। हु डेवलप्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल इन द एरिया ऑफ काउंसलिंग एंड सोशल वर्क, तो हेरन हेलिस पर्लमैन, यानी एच एच पर्लमैन।
हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड फंक्शनल स्कूल इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क? तो फंक्शनल स्कूल ऑफ सोशल वर्क किसका है? जेसी टाफ्ट का है। हु स्टार्टेड काउंसलिंग इन सोशल केस वर्क? तो ये बर्था रेनॉल्ड्स का है, काउंसलिंग जो सोशल केसों में स्टार्ट किया। हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी? कार्ल रोजर्स ने क्लाइंट सेंटर्ड और टास्क सेंटर्ड दोनों दिया है। इन जौहरी विंडो यानी ब्लाइंड रीजन इज क्या है? जौहरी यानी अज्ञ क्षेत्र, जौहरी विंडो में अदर्स कैन सी बट दैट वी आर ऑब्वियस टू, मतलब दूसरे देख सकते हैं लेकिन हम इससे बेखबर हैं, यानी हम अपनी समस्याओं को खुद नहीं समझ पाते हैं, दूसरा हमें ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करता है, इसी को हम जौहरी विंडो बोलते हैं, ब्लाइंड रीजन बोलते हैं। विच सेंटेंस इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग एन इफेक्टिव थेरेपिस्ट? तो ये एक नेगेटिव, इसका जो आंसर पूछ रहा है कि एक प्रभावी चिकित्सक के संबंध में कौन सा वाक्य सत्य नहीं है। एन इफेक्टिव थेरेपिस्ट डज नॉट मेक मिस्टेक्स एंड इज नॉट विलिंग टू एडमिट देम। ऐसा नहीं है, कोई भी है, सबसे गलती हो सकती है और उसे स्वीकार करना ही उसकी बड़प्पन होती है। रिसिप्ट ऑफ स्पेसिफिक, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिसिप्ट ऑफ स्पेसिफिक परमिशन टू डू समथिंग फॉलोइंग ए कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेचर, पर्पस एंड पोटेंशियल रिस्क इन्वॉल्व्ड, इसको इन्फॉर्म्ड कंसेंट बोलते हैं। जब आप किसी पेशेंट के या किसी क्लाइंट के साथ कोई सेशन ले रहे हैं, या आप अपनी रिसर्च के लिए, जब आप पीएचडी करते हैं, एमफिल करते हैं, या आप पीजी में डिसर्टेशन हो गया, तो उससे जब किसी भी क्लाइंट से आप क्या नाम है उसका डेटा लेते हैं, तो उसको इन्फॉर्म्ड कंसेंट मतलब कि उसको प्रॉपर इन्फॉर्म करते हैं कि आप डेटा क्यों ले रहे हैं, कौन सा रिसर्च कर रहे हैं, इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, इससे इंस्टीट्यूशन को क्या बेनिफिट होगा, नेशन को क्या बेनिफिट होगा, और पेशेंट का क्या बेनिफिट होगा या पेशेंट का क्या लॉस होगा। ठीक है, तो प्रॉपर जो एक पीआईएस बोलते हैं हम लोग, जो हॉस्पिटल बेस्ड इंटरवेंशन करते हैं या हॉस्पिटल बेस्ड डेटा लेते हैं, पेशेंट इंफॉर्मेशन सीट, उसमें सारी चीजें लिखी होती हैं, और उस पे उसका जब हम सहमति लेते हैं, साइन लेते हैं, तो उसको इन्फॉर्म्ड कंसेंट बोलते हैं। और एक जनरल कंसेंट होता है जो आप वर्बली बोलते हो कि हमें ऐसे ऐसे काम के लिए ये करना है, और एक साइन ले लेते हो, 2-3 लाइन लिखा हुआ है, तो उसको कंसेंट नॉर्मल बोलते हैं। बट जब आप प्रॉपर सारे नेचर, पर्पस सब कुछ बताते हो, तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट होता है। In which stage the therapist helps counselee to move from intellectual insight to the actual development and expression of their healthier attitudes and behavior? ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी ऐसे क्लाइंट आ जाते हैं जो अपनी प्रॉब्लम को लेके इतना ज़्यादा ओवर स्टडी कर लेते हैं। सपोज करो कोई क्लाइंट आया जो सिर्फ अभी ग्रेजुएशन कर रहा है किसी भी सब्जेक्ट में, और वो अपनी प्रॉब्लम मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लेके आया, उसने सपोज करो बताया कि मुझे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लक्षण हैं। वो इतना ज़्यादा उसके बारे में किताबों में पढ़ लेगा, यूट्यूब पर देख लेगा, या गूगल पे गूगल कर लेगा, कि वो ओवर एंग्शियस हो जाता है। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल इंसाइट मतलब एनी पेशेंट हु इज नोइंग अबाउट हिज और हर इलनेस इन इंटेलेक्चुअल लेवल, कि व्हाट इज प्रोज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, व्हाट इज द साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस मेडिसिन इफ आई विल गेट, मतलब वो सारी चीजें जो है रिसर्च करके पढ़ के आता है। तो ऐसे पेशेंट को ट्रीट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो आप दवाई दोगे खाएगा नहीं, क्योंकि उसके 75 साइड इफेक्ट दिखाने लग जाएगा। तो वहां पे रीओरिएंटेशन की जरूरत होती है, उसको वास्तविकता में लाने की जरूरत होती है कि बेटा यू आर नॉट मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, यू आर नॉट हेल्थ प्रोफेशनल, आप एक सिंपल से एक स्टूडेंट हो और आपने गलत इन्फॉर्मेशन इनटेक कर लिया है, आप उसको कोरिलेट नहीं करा पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से रीओरिएंटेशन कराया जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्पिंग रिलेशन? तो रिजेक्शन है। ट्रस्ट वर्दी, वार्मथ, एम्पैथेटिक, ये जो है आपका रैपो बिल्ड करता है, आपका उसके साथ जो एक थेरेपेटिक रिलेशन है वो बिल्ड करता है। बट ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो रिलेशनशिप को बिल्ड करने में मदद नहीं बल्कि और नेगेटिव चीज होता है, रिलेशनशिप खराब करता है, रेपो खराब करता है, रिजेक्शन। phrases like in my opinion, I think, दिस इज व्हाट यू शुड डू मेक्स द काउंसलर, तो ये आप जजमेंटल एटीट्यूड वहां पे दिखाते हो अपना, कि आपको जब ये आप कहते हो कि आई थिंक यू हैव टू डू लाइक दिस थिंग, या आई थिंक यू आर रॉन्ग एट दैट प्लेस, इट मीन्स कि आप अपने क्लाइंट को प्रिजुडाइज होके देख रहे हो, जजमेंटल हो रहे हो, पहले से आप अपना न्याय सुना। आपको ये सब नहीं बोलना है, आई थिंक, इन माई ओपिनियन, ये शब्द जो है ना किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के लिए, किसी भी केस वर्कर के लिए नेगेटिव वर्ड है ना। तो कभी भी
ये सब चीजें नहीं बोला जाता है। रिपरेशन एज अ डिफेंस मैकेनिज्म कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, तो रिपरेशन क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है, बरिंग अ पेनफुल फीलिंग, मतलब कष्टदायक भावनाओं को दफन कर देना। ये अपने पेनफुल जो फीलिंग्स है उसको दबाते जाना ही उसी को रिप्रेशन बोलते हैं। लेटर ऑन वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज गिवन रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी यानी आरईबीटी, तो अल्बर्ट एलिस ने आरईबीटी दिया था। द बेसिक अंडरलाइंग फिलोसफी ऑफ साइकोडायनेमिक अप्रोच इन काउंसलिंग, तो मोस्ट इमोशनल प्रॉब्लम्स ओरिजिनेटेड इन क्लाइंट्स चाइल्डहुड, तो ये सभी को पता है कि जो अधिकांश भावनात्मक समस्याएं होते हैं वो बाल्यकाल में उत्पन्न हुई होती है और वो लेटर ऑन मतलब एडल्टहुड में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये साइकोडायनेमिक अप्रोच रहता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। The counseling is relatively new activity which continues to grow in 21st century. Resultantly, more than 400 different approaches to counseling have been identified, which can be traced back to three theoretical approaches. These are, अब थ्री theoretical approaches क्या है जिससे डिफरेंट काउंसलिंग की एक्टिविटी की जाती है? साइकोडायनामिक, पर्सन सेंटर्ड और कॉग्निटिव बिहेवियरल। ठीक है, इन तीन बेसिक डोमेन पे, साइकोसेक्सुअल तो एक डेवलपमेंटल थ्योरी है ना, तो साइकोडायनामिक अप्रोच, पर्सन सेंटर्ड अप्रोच, कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच, इन तीनों अप्रोच से काउंसलिंग की डिफरेंट प्रैक्टिसेस डिलीवर की जाती हैं, उससे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया जाता है। ये मैच करने वाला है करिकुलम, रीइंफोर्समेंट, स्पेशल नीड्स और अप्रेजल। तो जो करिकुलम है वो किससे संबंधित होगा? प्लान्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस से। रीइंफोर्समेंट, जब हम रिवार्ड देते हैं किसी अच्छे बिहेवियर के, सपोज करो किसी चाइल्ड का आप जो है बिहेवियर थेरेपी कर रहे हो, तो उसने अगर कोई अच्छा व्यवहार किया तो उसके लिए आप उसको चॉकलेट देते हो, तो वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, उसको रिवार्ड बोलते हैं। स्पेशल नीड मीन्स पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जो आप उसको हेल्प करते हो, कोई ऑब्जेक्ट देके, कोई उसको रीइंफोर्स करके, तो वो है पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स में। अप्रेजल क्या होता है? अप्रेजल बेसिकली इवेल्युएशन के बाद जो आपने जितने भी उसके ऊपर काम किया है या उसकी परफॉर्मेंस जो है उसमें जितनी भी सुधार हुई है उसको लेके आप उसको फाइनली आउटकम देते हो, आउटकम असेस करते हो, प्रॉपर वो प्रोसेस करते हो, तो उसको इवेल्युएशन कहते हैं। तो अप्रेजल एक इवेल्युएशन है। बेसिकली आप जॉब में देखोगे तो जो जॉब में भी होता है वो भी इवेल्युएशन ही होता है, और फिर उस अप्रेजल के बाद सैलरी का इंक्रीमेंट होता है। स्टम्बलिंग यानी स्वीकृति, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स टू एक्सेप्टेंस आर, यानी स्वीकृति में बाधक है। क्या बाधक है? ए, attributing one's feeling to the client and unfounded reassurance, unwillingness to explore, यानी अपनी भावनाओं को पक्षकार के मत्थे मढ़ना, यानी अपनी जो इमोशंस हैं वो उसके क्लाइंट के ऊपर थोपना, और निराधार आश्वासन अन्वेषण करने की अनिच्छा, यानी अगर आप बार बार जो है रीएश्योर कर रहे हो जिसका कोई मतलब नहीं है, अनविलिंगली उसको एक्सप्लोर कर रहे हो अपनी प्रॉब्लम को, तो वो क्लाइंट को और परपिचुएट करेगा, उसकी इलनेस को और बढ़ाएगा, है ना। तो ये दो जो सेंटेंस है इसको हमेशा ध्यान में रखना कि कभी भी आप अपनी इमोशंस का बार बार उसको एग्जाम्पल नहीं देना है, कभी भी अपनी इमोशंस को रीएश्योर नहीं कराना है जिसका कोई आधार नहीं है। Time out as one of the frequently used techniques for dealing with disturbing behavior of the children. What is time out? तो time out मतलब जब आप कोई बिहेवियर थेरेपी कर रहे हो उसमें कभी कभी क्या होता है, एक सेशन में गैप डाल देते हो, लंबा गैप कर देते हो, तो क्या है? फॉर एलिमिनेशन ऑफ एन अनडिजायरेबल बिहेवियर द चाइल्ड इज प्लेस्ड इन अ न्यू एनवायरनमेंट वेयर देयर इज लिटिल स्टिमुलेशन, यानी बच्चे को किसी नए जगह पे आप बोल देते हो उसके पेरेंट्स को कि ले जाओ कुछ दिन वहां रखो और अभी इन सब चीजों से दूर रहो, तो इसको टाइम आउट बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इनसाइट इन द साइकोडायनेमिक मॉडल इज, तो साइकोडायनेमिक मॉडल में क्या इनसाइट, क्या चीज होता है? गेटिंग इन टच विद द अनकॉन्शियस। उसके बाद में ब्रिंगिंग व्हाट इज अनकॉन्शियस इनटू द कॉन्शियस, जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में चीजें चल रही हैं उसको वापस रिवाइव करना और उसको कॉन्शियस में लाना, यही है कि जो है आपका साइकोडायनेमिक मॉडल किसी भी काउंसलिंग या साइकोथेरेपी में। प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी क्या होता है? किसी भी बीमारी से पहले जो उसकी पर्सनालिटी रही है उसको प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी बोलते हैं, यानी पर्सनालिटी ट्रेट्स बिफोर ऑनसेट ऑफ डिसऑर्डर। अकॉर्डिंग टू ICD-10 इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, ATPD यानी एक्यूट ट्रांजिट साइकोटिक डिसऑर्डर, इसका फुल फॉर्म ही पूछा था, एक्यूट एंड ट्रांजिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर।
द डिजिटल इंटरनेट एडिक्शन इज एडेड इन द फॉलोइंग। तो DSM 5 में इसको ऐड किया गया था, जिसको नाम दिया गया था डिजिटल ऑब्लिक इंटरनेट एडिक्शन। DSM 5 भी जिस तरीके से ICD-10 होता है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, उसी तरीके से डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल जो 5th वर्जन है वो आता है, उसमें सारी डिजीज का मैनुअल होता है। What is the right sequence of techniques used in person centered therapy? तो पर्सन सेंटर्ड थेरेपी में क्या होता है, सबसे पहले आपको उसे लिसनिंग करनी, सुनना होता है। एक्सेप्टिंग मतलब उसको स्वीकार करना होता है जैसे भी जिस स्थिति में आया है। रेस्पेक्टिंग मतलब उसको प्रॉपर सम्मान के साथ स्वीकार करना होता है। अंडरस्टैंडिंग यानी उसे समझना होता है। देन रिस्पॉन्डिंग, उसके बाद उसको प्रत्युत्तर देना होता है। तो ये स्टेप्स है। which was established to fight against idolatry, caste, child marriage, favor of widow remarriage and abolition of untouchability। तो आर्य समाज किसका है? दयानंद सरस्वती का है। द सोशल, ये दोनों क्वेश्चन डिलीट है तो उसको स्किप करते हैं। द टर्म सोशोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय, तो सोशोलॉजी किसने दिया था? अगस्ट कॉम्टे ने। वो कहाँ के थे? फ्रेंच फिलोसोफर थे, 1839 में दिया था। तो ये आपको रटा होना चाहिए। वो among the following said that society is a web of social relationship, तो मैकाइवर। लुकिंग ग्लास सेल्फ किसका है? चार्ल्स कूले का। इमाइल दुर्खीम का क्या है? सुसाइड थ्योरी। विच वन एमंग दीज इज नॉट द एम ऑफ सोशल वर्क, तो सोशल वर्क का एम क्या नहीं है? कंट्रोल सोशल चेंज। सोशल चेंज को कंट्रोल करना सोशल वर्क का एम नहीं है। रिमूव सोशल इनजस्टिस, रिलीव डिस्ट्रेस, प्रिवेंट सफरिंग, यानी जब किसी के साथ सामाजिक अन्याय होता है तो उसको सही करना। रिलीव डिस्ट्रेस यानी कोई स्ट्रेस में है, डिस्ट्रेस में है तो उसको रिलीफ देना। प्रिवेंट सफरिंग, और कोई अगर कष्ट में है तो उसको रिहेबिलिटेट करना। ठीक है, तो ये बेसिक इसका होता है। अफेक्शन, रिक्रिएशनल, रिलीजियस, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक आर इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ फैमिली इंस्टीट्यूशन। किसी भी परिवार की ये बेसिक फंक्शनल फंक्शंस होती हैं। We carry around with us ideas and expectations reinforced through our socialization and the mass media about appropriate ways to behave। इसको consensus theory बोलते हैं। उसके बाद में 138, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सोशल वर्क। तो रीडिस्ट्रीब्यूटिव मॉडल जो है, पुनर्वितरण मॉडल जो है, ये सोशल वर्क का फंक्शन नहीं है। बाकी करेक्शनल यानी सुधारात्मक, क्यूरेटिव यानी उपचारात्मक, प्रिवेंटिव मतलब रोकथाम, ये सोशल वर्क का फंक्शन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सोशल चेंज। सोशल चेंज का मतलब क्या होता है? सोशल चेंज इज यूनिवर्सल फिनोमिना, मतलब एक सार्वभौमिक घटना है। वो यानी हमेशा बदलाव होता रहता है ना, सामाजिक बदलाव थोड़ा बहुत। Who among the following gave the concept of cultural like, जो अभी पिछली बार में हमने बता ही दिया था, यहाँ पे क्वेश्चन ही आ गया, अकबन का है। which are major type of social stratification। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मुख्यतः किन किन चीजों में देखा जाता है? क्लास यानी वर्ग, कास्ट यानी जाति, और स्टेट यानी, स्टेट मतलब संपत्ति के हिसाब से समझ लो, या आपका घर। इसको मैच कराना है। एसोसिएशन, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन और सोसाइटी क्या है? 1 2 3 4। तो एसोसिएशन मीन्स अ ग्रुप ऑफ people organized for a particular purpose। Community, a group of people living within a limited geographical area having common interest। Institution किसको बोलते हैं? A group of people who lived in a defined geographical area who interact with one another and who share a common culture। और society, an organized system with collective behavior having common rules and procedures to meet certain needs of the society। तो ये basically ये जो definitions है ये आपको पता होना चाहिए। किसको एसोसिएशन बोलते हैं, किसे समुदाय बोलते हैं, किसे इंस्टीट्यूशन यानी संस्था बोलते हैं, किसे समाज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द फंक्शनल थ्योरी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय, तो किंग्सले डेविस ने फंक्शनल थ्योरी दिया था सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का। उसके बाद में सजेस्ट दैट सोशल इनइक्वालिटीज आर, सोशल इनइक्वालिटीज किसने दिया था? विल्बर्ट मोरे। सॉरी, फंक्शनल आर फॉर फंक्शनल फॉर सोसाइटी बिकॉज दे प्रोवाइड एन इंसेंटिव फॉर द मोस्ट talented individual to occupy jobs that are essential to the orderly maintenance of a society। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है, इस यहाँ पे इसको फिल करोगे तो पूरा जो सेंटेंस पढ़ोगे तो वो कंप्लीट सेंटेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ सोशल वर्कर नीड टू अंडरस्टैंड दैट, उसको क्या अंडरस्टैंड करने की जरूरत है? इसमें बता रहा है बी इनकरेक्ट है एंड सी करेक्ट है। तो
society is essence means a state or condition, a relationship, and is therefore a conflicting imbalanced combination. और C correct है, society is not a thing but process of associating with each other. उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सोशल प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। तो उसके ओरिजिन के हिसाब से कौन सा सही है। विच रिजल्ट फ्रॉम पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सामाजिक समस्या के संबंध में उनकी उत्पत्ति के आधार पर सही नहीं है, यानी खराब वित्तीय प्रबंधन का परिणाम है, जबकि बाकी चीजें सही होंगी। भौतिक वातावरण के कुछ पहलुओं में निहित है, यानी विच आर रूटेड इन सम aspect of the physical environment, which are inherent in the nature of distribution of the population involved, and which evolve from the conflict of cultural values within the society। तो ये जो है सोशल प्रॉब्लम में आते हैं। उसके बाद में फिर इसको मिलान करना है, 3124 होगा इसका, सोशल वर्क एज चैरिटी। तो ये रिलीजियस व्यू है। जब पहले चैरिटी की बात जहां भी आ जाएगी तो वो रिलीजियस व्यू होगा, जहां वेलफेयर होगा वहां सोशल वर्क से रिलेटेड। वेलफेयर सोशल वर्क अप्रोच, यानी एलिजाबेथ पुअर लॉ में इसको बताया गया है कि जो सोशल वेलफेयर होता है वो बेसिकली एक कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, और जो चैरिटी होता है, आप हमेशा चैरिटी आप देखोगे कि जो लंगर में खाना खिलाना, ये वेलफेयर नहीं है, ये चैरिटी है। क्लिनिकल सोशल वर्क अप्रोच ये सोशल सिक्योरिटी एक्ट के तहत है, एंड इकोलॉजिकल सोशल वर्क अप्रोच ये डेफिसिट इन द एनवायरनमेंट। द फर्स्ट ऑब्जर्वर्स overseers of the poor were appointed in which one city of the America? ये बोस्टन। Which of the following is not a stage of psychosocial development as per the theory of Erikson? तो एरिक्सन की थ्योरी के अनुसार 2 और 4 नहीं होगा, यानी इनिशिएशन वर्सेस इंटीमेशन एंड डिस्पेयर वर्सेस अपीयर ये स्टेप नहीं है। बाकी इंडस्ट्रियसनेस वर्सेस इंफीरियरिटी और इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट ये आपको साइकोसोशल डेवलपमेंट जो पर्सनालिटी का है एरिक एरिक्सन का थ्योरी उसमें मिल जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ फ्राइड पर्सनालिटी डेवलपमेंटल मॉडल। डेवलपमेंट मॉडल क्या है? ओरल स्टेज, ओरल, एनल, पूरी जो पांचों स्टेजेस हैं, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनाइटल। तो ये 5 स्टेज हैं जो इसका क्रम है, ये आपको याद होना चाहिए। और अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग फिक्सेशंस होती हैं, अलग अलग इश्यूज होते हैं। तो बेसिकली उसको जब आप डेप्थ में पढ़ोगे तो समझ में आएगा। मैं बार बार आप लोगों को यही कह रहा हूँ कि सोशल वर्क एक ऐसा विषय है जिसमें कई सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। मतलब सोशोलॉजी भी पढ़नी पड़ती है, साइकोलॉजी भी पढ़नी पड़ती है, थोड़ी बहुत क्रिमिनोलॉजी भी होती है, थोड़ी बहुत पॉलिटिकल साइंस होता है, एनवायरनमेंट होता है, बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। इसीलिए आपको कंटेंट जो है ना हिंदी में बहुत लिमिटेड मिलती है, तो आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ना जरूरी है। आप अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कीजिए। जो हिंदी में सिर्फ पढ़ते हैं, अब ICD-10 हिंदी में नहीं बनाया गया है, ATPD को आप हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। अब आप यहाँ पे देखो, इन्होंने तीव्र और क्षणिक मानसिक विकार जरूर लिख दिया है, लेकिन आपको ये गूगल ट्रांसलेटेड है, कहीं नहीं मिलेगा। DSM को आप हिंदी में नहीं कर पाओगे। तो बहुत ज्यादा जो है क्रांतिकारी नहीं बनना है, आपको अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो आपको दोनों भाषाओं का मेल करके पढ़ना पड़ेगा, और तभी आप कुछ अच्छा कर पाओगे। मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, किसी के बहकावे में आके मत करना, क्योंकि ये चीज देख रहे हो आप, ये जो साइकोडायनेमिक अप्रोच है, सोशल लर्निंग थ्योरी है, ये सब हिंदी में नहीं मिलेगा आपको। और हिंदी में मिलेगा तो आपको बहुत सारे जो एग्जाम्स हैं वो हिंदी में नहीं होते हैं, वो सिर्फ इंग्लिश में होते हैं, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। इसीलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ते रहिए। और आपको अगर ये चीज़ अच्छा लगा हो हमारा इनिशिएटिव, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिए। कुछ समझ में नहीं आया तो भी आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।